मस्तान हैदर मिर्जा बॉम्बे की सड़कों पे साइकिल में पंचर लगाने वाला एक छोटा सा लड़का, बंदरगाहों पे कुली का काम करने वाला एक मामूली सा नौजवान कैसे पूरे अंडरवर्ल्ड का फाउंडर बनता है। बॉम्बे का पहला डॉन जिसने ना कभी बंदूक उठाई, ना कभी अपने निजी फायदे के लिए किसी गरीब का नुकसान पहुंचाया और ना ही कभी उसके नाम पे कोई एफआईआर हुआ। आम आदमी से लेकर बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बीच इसका उठना बैठना होता था। इतना बड़ा और खतरनाक डॉन होने के बावजूद लोग उसे मददगार फरिश्ता कहते, शायद इसीलिए कि उसने ना कभी हथियारों की और ना ही कभी ड्रग्स की स्मगलिंग की। उल्टा वो आम लोगों की मदद करता, खास करके औरतों और बच्चों की। मुंबई के सभी गैंगस्टर का गॉडफादर, बड़े बड़े डॉन जैसे दाऊद इब्राहिम, करीम लाला और वरदराजन मुरली को एक साथ कंट्रोल में रखता था। हाजी मस्तान के स्टाइलिश एंड रॉबिनहुड पर्सनालिटी को ध्यान रखते हुए 1975 में अमिताभ बच्चन की फिल्म दीवार और 2010 में अजय देवगन की फिल्म वंस अपॉन टाइम इन मुंबई जैसी बॉलीवुड में फिल्में बनी हैं। मस्तान हैदर मिर्जा का जन्म 1 मार्च 1926 में मद्रास प्रेसिडेंसी यानी आज के तमिलनाडु के पनईकुलम गांव में हुआ था। उसके पिता हैदर मिर्जा उसी गांव में किसान थे। गरीबी इतनी कि एक वक्त का भी पेट भरना एक चुनौती थी। इसी खस्ता आर्थिक तंगी के कारण 1934 में हैदर मिर्जा अपने 8 साल के बेटे मस्तान मिर्जा के साथ मद्रास छोड़ बॉम्बे जा पहुंचते हैं। दोनों बाप बेटे साउथ मुंबई के क्रॉफर्ड मार्केट में एक छोटी सी साइकिल रिपेयर की दुकान चलाने लगे, पर गरीबी उनका यहाँ भी साथ नहीं छोड़ता। वो मुश्किल से दिन का 5 रुपए कमा पाते और इतने बड़े शहर में रहने खाने पीने के लिए पर्याप्त नहीं था, और उन्हीं पैसों में से कुछ पैसे उन्हें गांव भी भेजने पड़ते थे। लगभग 10 साल तक मस्तान मिर्जा अपने पिता के साथ वही छोटी सी साइकिल की दुकान में काम करता रहा। दुकान के सामने से गुजरने वाली लग्जरी गाड़ियों को देख, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को देख मस्तान ने भी ठान लिया था कि वो एक दिन इन गरीबी की जंजीरों को तोड़ ये सब हासिल करके रहेगा। और जल्द ही उसके लाइफ का और बॉम्बे शहर का एक मेजर टर्निंग पॉइंट आने वाला था। 1944 18 साल के मस्तान मिर्जा के एक दोस्त ने सलाह दी, पोर्ट पे अच्छी कमाई होगी, तू हमारे साथ चल और वहाँ कुली बन जा। पहले तो मस्तान मिर्जा ने मना कर दिया कि कैसे वो अपने पिता की साइकिल को दुकान को छोड़े, मगर अच्छा पैसा देख वो कुली का काम करने के लिए मान गया। अब वो रोजाना बॉम्बे डॉक्स पे कुली का काम करने लगा, बड़ी बड़ी जहाज़ों से सामान लादना और उतारने का काम करने लगा, और जल्द ही उसको इस काम में मन लग गया। और साथ ही वहाँ उसकी कुछ बड़े लोग जैसे डॉक स्टाफ, कस्टम ऑफिसर से अच्छी दोस्ती भी हो गई। पोर्ट पे काम करते करते उसे पता चला कि एडन, दुबई और हांगकांग जैसे शहरों से आने वाले कार्गोस को कैसे हैंडल किया जाता है। उन दिनों बॉम्बे डॉक्स पे पठान गैंग का खूब आतंक था। जब कोई कुली अपना शिफ्ट पूरा करके अपना तनख्वाह लेकर बाहर निकलता, पठान गैंग के गुंडे एग्जिट गेट पे उसका वेट करते। बाहर निकलते ही ये गुंडे उन्हें घेर कर प्रोटेक्शन मनी के नाम पे पैसे मांगते। जब कोई कुली उन्हें पैसे देने से मना करता, तब पठान गैंग के गुंडे उसे खूब मारा करते। मस्तान मिर्जा जो एक खुद कुली था, वो इनके रोज रोज के हफ्ता वसूली और मारपीट से परेशान हो गया था। एक दिन मस्तान ने कुछ कुलियों का ग्रुप बनाया और पठान गैंग के गुंडों पे हमला कर दिया। बुरी तरह मार खाने के बाद पठान गैंग वहां से जान बचाकर भाग गई। इस घटना के बाद सभी कुली मस्तान को अपना लीडर मानने लगे, और यहीं से एक आम से दिखने वाले लड़के का बॉम्बे का डॉन बनने का सफर शुरू होता है। एक दिन पोर्ट पे काम करते हुए मस्तान के एक दोस्त ने स्मगलिंग का आइडिया दिया। उसने कहा कि अगर वो बाहर से आने वाले इलीगल सामान को कपड़े में छुपाकर पोर्ट के बाहर लाने का काम करेगा तो उसे सामान की कीमत का कुछ हिस्सा मिलेगा। उस समय भारत में महंगी घड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक्स, गोल्ड बार और फॉरेन आइटम्स की हेवी डिमांड थी, और उन्हें लीगली खरीदने पर ब्रिटिश सरकार हेवी टैक्स वसूलती थी, और इसी वजह से ब्लैक मार्केट में इन सब चीज़ों की काफ़ी हाई डिमांड रहती थी। मस्तान मिर्जा को ये आइडिया पसंद आया और उसने पहली बार स्मगलिंग की दुनिया में अपने पैर रखे। वो ऐसे लोगों से मिलने लगा जो ये इलीगल आइटम्स भारत में मंगवाते थे। हज से लौटे लोग दुबई से बॉम्बे जहाज के जरिए आते और अपने साथ गोल्ड बार्स, ट्रांजिस्टर्स और घड़ियां लेकर आते थे। मस्तान उनकी चीज़ों को स्मगल करके पोर्ट के बाहर ले जाता और बदले में उसे अच्छे खासे पैसे मिलते थे। वो धीरे धीरे ऐसे लोगों से मिलने लगा जो अपना सामान स्मगल करवाना चाहते थे, और बदले में मस्तान को भी अच्छा खासा पैसा मिलता था।
1950 के दशक में मस्तान की मुलाकात दुबई के एक गोल्ड स्मगलर शेख मोहम्मद अल गालिद से हुई। शेख का सोना बड़ी बड़ी जहाज़ों में लदकर भारतीय समंदर में आता। वो जहाज़ें बंदरगाह आने से पहले बीच में रुकता और उनमें से सारा सोना छोटी छोटी नावों पर लादकर पोर्ट के बाहर स्मगल करके निकाला जाता। शुरुआती दिनों में मस्तान ने शेख के गोल्ड को काफ़ी आसानी से निकाल लिया था, जिससे शेख का भरोसा मस्तान पे और ज़्यादा हो गया और बदले में मस्तान को पूरे सामान की कीमत का 10% भी मिलता। मगर एक दिन स्मगलिंग करते हुए मस्तान और शेख को पुलिस घेर लेती है। मस्तान तो किसी तरह सारा सोना लेकर भाग निकलता है, मगर शेख पकड़ा जाता है। शेख को स्मगलिंग के जुर्म में 3 साल की सज़ा मिलती है। 3 साल बाद जब शेख जेल से बाहर निकलता है तो उसके पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं थी। उसे पता था कि मस्तान उसका सारा सोना देने से मुकर जाएगा, लेकिन फिर भी उसने एक बार मस्तान से मुलाकात ली। मगर उसके उम्मीद से उलट मस्तान ने शेख का सारा सोना वापस कर दिया। 3 साल एक बहुत बड़ा समय होता है और इतने में अच्छे अच्छों का ईमान डोल जाता है, मगर मस्तान ने सेठ का एक सोना तक नहीं छुआ था। उसकी इसी ईमानदारी को देखते हुए शेख ने मस्तान को खुश होकर आधा सोना दे दिया और आगे आने वाले बिजनेस डील में उसे 50% का पार्टनर भी बनाया। और यही वो दूसरा एंकर पॉइंट था जहां से मस्तान एक छोटा मोटा स्मगलर नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड का एक बहुत बड़ा प्लेयर बनने वाला था। कुछ ही सालों में मस्तान का नाम इतना बड़ा हो चुका था कि आम आदमी से लेकर बड़े बड़े गैंगस्टर्स सब उसे जानने लगे थे। एक तरफ दूसरे स्मगलर्स और गैंगस्टर्स चाकू और बंदूक दिखाकर धमकाकर अपना काम करवाते और वहीं दूसरी तरफ मस्तान बात करके प्रॉब्लम को सॉल्व करने में विश्वास रखता था। दूसरे गुंडे और गैंगस्टर से अलग मस्तान का बात करने का तरीका, उसका हाव भाव, कपड़े पहनने का अंदाज और उसका रहन सहन का एक लाजवाब तरीका था। एक बार वो किसी को जबान दे देता तो उससे पलटता नहीं था, चाहे जो हो जाए। उसकी आम लोगों में छवि एक रॉबिन हुड की तरह थी, क्योंकि वो गरीबों की मदद भी करता था। एक समय पे सड़क पे पंचर लगाने वाला लड़का, कुली का काम करने वाला नौजवान अब बॉम्बे का नामचीन शख्स बन चुका था। 1956 के आसपास हाजी मस्तान की मुलाकात दमन के बड़े स्मगलर साकुर नारायण बखिया और उसके भाई राज नारायण बखिया से हुई। साकुर नारायण बखिया उस समय गुजरात कोस्ट का सबसे बड़ा स्मगलर माना जाता था। दमन से लेकर मुंबई तक बखिया ब्रदर्स का बोलबाला था, इसीलिए हाजी मस्तान ने बखिया भाइयों के साथ हाथ मिला लिया। दुबई से आने वाला सामान दमन उतरता था और एडन से आने वाला सामान मुंबई पोर्ट पे उतरता था। साकुर नारायण दमन के कंसाइनमेंट को हैंडल करता था और उसका छोटा भाई राज नारायण बखिया मुंबई के कंसाइनमेंट को हैंडल करता था। सामान तो इन बखिया ब्रदर्स का ही था, लेकिन बीच में मस्तान इन सामानों को स्मगल करके पोर्ट के बाहर निकालता और उसे डिलीवरी लोकेशन तक पहुंचाता था। लेकिन जल्द ही मस्तान की किस्मत बदलने वाली थी। दरअसल बखिया ब्रदर्स में से राज नारायण बखिया की अचानक से मौत हो गई। अब इतने बड़े स्मगलिंग के नेटवर्क को हैंडल करना साकुर नारायण की अकेले की बस की बात नहीं थी, इसीलिए उसने हाजी मस्तान को अपना बिजनेस पार्टनर बना लिया। इनके इस कॉरपोरेशन से इनका स्मगलिंग का बिजनेस, नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और स्ट्रॉन्ग हो गया। अब मस्तान के पास बेशुमार पैसा था, मगर वो जानता था कि अगर उसे बॉम्बे पे राज करना है तो खाली पैसों से बात नहीं बनेगी, उसे मसल पावर भी चाहिए होगा। उस समय बॉम्बे में 2 और लोगों की चलती थी, वरदराजन मुरली और करीम लाला। वरदराजन भी उसी की तरह तमिलनाडु से बॉम्बे आया था। एक बार वरदराजन को पुलिस ने पकड़ लिया था। पुलिस बार बार पूछती कि उसने एंटीना को कहाँ छुपाया है, मगर वरदराजन मुंह खोलने को तैयार नहीं था। तभी वहाँ सफ़ेद कपड़े पहने, मुंह में सिगार लिए एक लंबा चौड़ा सा शख्स आया, हाजी मस्तान। उसने वरदराजन से कहा, एंटीनास की जानकारी इन्हें दे दो, मैं वादा करता हूं कि तुम इनसे कई गुना ज़्यादा पैसे कमाओगे। वरदराजन ने पूछा, कैसे? मस्तान ने जवाब दिया, मैं तुम्हें अपने सोने के धंधे में पार्टनर बनाना चाहता हूं, ताकि मेरे काम में कोई अड़ंगा ना लगाए। इसके बाद मस्तान ने वरदराजन की दोस्ती करीम लाला से करवाई। अब ये तीनों बॉम्बे अंडरवर्ल्ड के सबसे ताकतवर प्लेयर बन गए। इन तीनों ने बॉम्बे को आपस में बांट लिया। साउथ और वेस्ट बॉम्बे में मस्तान का कंट्रोल था और सेंट्रल बॉम्बे में वरदराजन और करीम लाला का दबदबा था। आगे चलकर वरदराजन मुंबई पुलिस के दबाव की वजह से चेन्नई चला गया और वहीं उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। हालांकि वो वहीं का रहने वाला था, लेकिन मस्तान
मस्तान ने अपने दोस्त वरदराजन की बॉडी प्राइवेट चार्टर्ड जेट से मुंबई मंगवाई और वहीं पे उसका अंतिम संस्कार करवाया। 1960 से 1970 के दशक में भारत में सोना महंगा था लेकिन चांदी सस्ती थी, और इसका ठीक उल्टा दुबई में सोना सस्ता था और चांदी महंगी थी। मस्तान ने इसका उल्टा फायदा उठाया। वो टन्स ऑफ चांदी दुबई और अरब के देशों में भेजता था और बदले में सोना मंगवाता था। इसी बार्टर सिस्टम की वजह से मस्तान की चांदी पूरे दुबई में खूब मशहूर हो गई। अरब ट्रेडर्स आंख बंद करके मस्तान की चांदी को खरीदते। उन्हें पता होता था कि मस्तान की चांदी टॉप नॉच क्वालिटी की होती है। कहा जाता है कि जब मस्तान को 1974 में अरेस्ट करने की कोशिश हुई तब उसने कहा था कि अगर वो चाहे तो मुंबई से लेकर दमन तक चांदी की सड़क बिछा सकता है। उसने सोने और चांदी की स्मगलिंग से करोड़ों रुपए कमाए। उसने जो सपना साइकिल की दुकान पर बैठकर देखा था, अब उसके पास सब कुछ था, बंगला, गाड़ी, बेइंतहा पैसा, सब कुछ। लेकिन वो इन पैसों से जरूरतमंद और गरीब लोगों की मदद भी करता था। इसीलिए इतना बड़ा डॉन स्मगलर होने के बावजूद आम लोगों में उसकी छवि एक साफ सुथरी थी। हाजी मस्तान का कनेक्शन बॉलीवुड के साथ सिर्फ पैसों का नहीं था बल्कि शौक और स्टेटस का था। वो ऐसा पहला डॉन था जिसने क्राइम के दुनिया को बॉलीवुड ग्लैमर के साथ जोड़ा था। 1975 की फिल्म दीवार के लिए खुद अमिताभ बच्चन और स्क्रिप्ट राइटर सलीम जावेद मस्तान के बंगलों पे आते जाते ताकि उसके चलने, बोलने और बैठने के स्टाइल को ऑब्जर्व करे, जिससे कि कैरेक्टर पर्दे पे रियल लगे। मस्तान के वाइट सफारी सूट, गोल्ड वॉच और वाइट मर्सिडीज से डायरेक्टर्स को स्टाइलिश गैंगस्टर मूवी बनाने का आइडिया मिला था। कहते हैं दिलीप कुमार, राज कपूर, धर्मेंद्र, फिरोज खान, सुनील दत्त जैसे बड़े फिल्मी सितारे मस्तान के घर आया जाया करते थे, क्योंकि उस समय बैंक्स फिल्म फाइनेंसिंग के लिए लोन देने से कतराते थे और प्रोड्यूसर्स को हमेशा कैश की जरूरत पड़ती थी। स्मगलिंग से कमाए गए ब्लैक मनी को आसानी से फिल्मों में डालकर वाइट किया जा सकता था, तो मस्तान ने इसका फायदा उठाया और फिल्म फाइनेंसिंग शुरू कर दी। और इसके बाद से ही बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड का एक गहरा नाता शुरू हुआ। मस्तान अपनी जवानी के दिनों से ही बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा मधुबाला के लिए पागल था। उसका सपना था कि वो मधुबाला से मिलकर अपने दिल का हाल बताए, वक्त बिताए। मगर उस समय मस्तान बॉम्बे अंडरवर्ल्ड का डॉन था और मधुबाला फिल्मी जगत की एक बहुत बड़ी स्टार थी। इसीलिए मस्तान का ये सपना अधूरा ही रह गया। लेकिन मस्तान ने मधुबाला जैसे ही दिखने वाली एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस वीणा शर्मा से शादी कर ली। वीणा शर्मा उर्फ सोना की शक्ल मधुबाला से काफ़ी मिलती जुलती थी। शादी के बाद मस्तान ने सोना के कई फिल्मों को फाइनेंस किया, लेकिन उसकी किस्मत मधुबाला जैसी नहीं। उसकी सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। मस्तान ने अंडरवर्ल्ड से लेकर बॉलीवुड तक सब देखा, हर चीज़ पाया, पर अपने प्यार को ना पा सका, और वही इसकी सबसे बड़ी हार थी। उसकी पॉलिटिक्स में भी बड़े बड़े लोगों से पहचान थी। जब भी कोई उससे मिलने उसके घर आता, मस्तान उन्हें फॉरेन आइटम्स गिफ्ट करके उन पर इम्प्रेशन जमाता था। हाजी मस्तान ने अपनी पूरी ज़िंदगी में पिस्टल या बंदूक का इस्तेमाल कभी नहीं किया। पुलिस रिकॉर्ड्स में भी उसके ऊपर ज़्यादातर स्मगलिंग या फिर टैक्स इन्वेजन के ही केसेस है। मर्डर या फिर डायरेक्ट शूटआउट का एक भी केस नहीं है। मस्तान हमेशा कहता कि धंधे में कभी गोली की जरूरत नहीं होती। वो मानता था अगर आपके पास पैसा और दिमाग है तो किसी को भी खरीदा जा सकता है। और यही बात मस्तान की आगे आने वाले दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील जैसे गैंगस्टर से अलग बनाती है। उसकी सिस्टम पे पकड़ मजबूत थी। वो जानता था कि धंधा कैसे करना है। वो कस्टम ऑफिशियल्स और पुलिस वाले को कभी महंगी घड़ियां, तो कभी फॉरेन आइटम्स, तो कभी पैसे देता। अगर कभी कोई अफसर इन तोहफों को लेने से इनकार करता और मस्तान के काम में अड़ंगा डालता तो उस अफसर का ट्रांसफ़र हो जाता। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार पैसे और दिमाग से ही काम बन जाए। इसीलिए उसने वरदराजन मुरली और करीम लाला जैसे गैंगस्टर से दोस्ती बनाई रखी थी। पर जल्द ही सब कुछ बदलने वाला था। 25 जून 1975 में इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगा दी। जो इंसान बॉम्बे डॉक्स पर हुकूमत चलाता था, इंदिरा गांधी के एक फैसले ने सब कुछ तबाह कर दिया। इमरजेंसी लगते ही MIS यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत मस्तान को अरेस्ट कर लिया गया। कोस्ट लाइन पे पेट्रोलिंग बढ़ गई और मस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर साकुर नारायण बखिया को भी जेल में डाल दिया गया। पल भर में सब कुछ बिखर गया।
उस समय देश के बड़े बड़े लोग या तो जेल में थे या फिर कुछ करने के हालत में नहीं थे, तो मस्तान मिर्जा क्या ही कर पाता और उसे 18 महीने जेल में रहना पड़ा था। जेल में रहते हुए उसकी ज़िंदगी का आखिरी टर्निंग पॉइंट आया, यानी डाउनफॉल। जेल में उसकी मुलाकात जयप्रकाश नारायण यानी जेपी से हुई। दिखने में साधारण, पर उनके एक इशारे पे हजारों लाखों लोग कुछ भी करने को तैयार रहते थे। मस्तान को अब समझ आ गया कि असली पावर और समाज में इज्जत खाली पैसों के दम पर नहीं मिल सकता। उसने जेपी से मुलाकात की। जेपी ने मस्तान को जुर्म की दुनिया छोड़ साधारण जिंदगी जीने की सलाह दी। जेपी की बातों का मस्तान पे ऐसा असर हुआ कि जेल से बाहर निकलते ही उसने स्मगलिंग की दुनिया को छोड़ दिया। स्मगलिंग छोड़ने के बाद वो राजनीति में उतर गया। उसने दलित मुस्लिम अल्पसंख्यक सुरक्षा महासंघ नाम की एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई। उसका विजन था कि दलित और मुस्लिम को एक साथ लाया जाए। अपनी अच्छी इमेज बनाने के लिए वो रोज सुबह अपने बंगलों के बाहर लंबी कतारों में खड़े गरीबों की आर्थिक मदद करता था। उसने 1985 की लोकसभा इलेक्शन भी लड़ी, पर ना तो वो जीत पाया, ना ही उसके पार्टी का कोई उम्मीदवार एक सीट भी जीत पाया। हालांकि वो कभी पार्लियामेंट नहीं पहुंच पाया, लेकिन मुंबई के लोकल पॉलिटिक्स, एमएलएस और कॉरपोरेटर्स की हार जीत इसी के इशारों से तय होती थी। 1990 में उसने अपनी पार्टी का नाम बदलकर दलित मुस्लिम अल्पसंख्यक और सुरक्षा महासंघ कर दिया। इलेक्शन में काला धन पानी की तरह बहाया गया, लेकिन नतीजा वही, हार। माना जाता है कि इसके बाद से ही इलेक्शन में पानी की तरह पैसा बहाने का चलन शुरू हुआ था। अंडरवर्ल्ड में अपने नाम का डंका बजाने वाले मस्तान मिर्जा राजनीति के मैदान में विफल रहा। समय के साथ साथ वो और ताकतवर होता जा रहा था। उसने ना कभी शराब, हथियार और ड्रग्स की स्मगलिंग की। वो कभी अपने फायदे के लिए आम आदमी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। लेकिन वो शरीफ ही सही, असल में वो एक गुंडा था जिसने स्मगलिंग और इलीगल कामों से दौलत और शोहरत कमाए थे। पर जल्द ही सब कुछ बदलने वाला था। वरदराजन की मौत हो चुकी थी और करीम लाला भी मुंबई छोड़कर भागने वाला था, जिससे हाजी मस्तान धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा था। और दूसरी तरफ दाऊद इब्राहिम अपने पैर अंडरवर्ल्ड में जमा लिया था। दाऊद इब्राहिम ने वो सब किया जो मस्तान ने कभी नहीं किया, जैसे हफ्ता वसूली, ड्रग्स, हथियारों की स्मगलिंग। उसने हाजी मस्तान के गैंग को छोड़ अपना खुद का नया गैंग बनाया और पूरे अंडरवर्ल्ड पे कब्जा कर लिया। 1994 में हाजी मस्तान की हार्ट अटैक से मौत हो गई। जो इंसान पूरी जिंदगी फिल्मी जगत के सितारों के पीछे भागता रहा, मौत के बाद उसके शोक सभा में उनमें से एक लोग भी नहीं आए। और इस तरीके से मुंबई के पहले डॉन का अंत हुआ।